एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पर्टिकुलर लेसन में जो भी एनसीईआरटी में गिवन एक्टिविटीज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमें गिवन है, वहां पे स्पेसिफिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो एक्सेप्शंस गिवन है वो एक्सेप्शंस 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली पेज नंबर 39 पे जाएंगे। पेज नंबर 39 पे हमें एक्सेप्शंस गिवन है। तो हमें पता है कि मेटल्स जो है वो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो मर्क्यूरी जो है वो एक्सेप्शन है जो लिक्विड स्टेट में होता है। सिमिलरली मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, लेकिन यहाँ पे दो एक्सेप्शन है जैसे कि गैलियम और सीशियम। ये लो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे मेटल्स है, अगर इनको आप पाम में भी लोगे तो इट विल गेट मेल्ट्स। सिमिलरली अगर आप अल्कलाइज देखो जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो यूजुअली हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम जो है दे आर सॉफ्ट और जिसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, लेकिन इन सब में लिथियम भी आपको ध्यान रखना है कि लिथियम भी है जो सॉफ्ट मेटल है जिसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है, लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो है दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में से ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और है। नाउ सबसे पहले लाइन में ही यहाँ पे गिवन है कि मैग्नीशियम जो कि मेटल है जब वो बर्न होता है तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मेटल्स जब ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, तो मेटल ऑक्साइड्स में एम्फोटेरिक ऑक्साइड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स है जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है। दीज आर सच ऑक्साइड्स जो कि एसिड्स और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। तो यू कैन सी द एग्जाम्पल्स, आपको दो एग्जाम्पल्स आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स, सिमिलरली यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ जिंक ऑक्साइड कि जिंक ऑक्साइड भी है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेटल्स जो है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। अब एवरी मेटल जो हम देखेंगे, ऑल द मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विथ वाटर। तो वी हैव 3 कैटेगरीज इन दिस, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। तो नॉट ऑल द मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, देयर आर स्पेसिफिक मेटल्स जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो अगर हम देखें मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, तो वी गेट मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें से जो पोटेशियम और सोडियम है ये बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट इवॉल्व होती है। वी नो दैट कि सोडियम और पोटेशियम जो है इनको इसीलिए हम केरोसिन के अंदर डिप करके भी रखते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद या फिर वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। ओके, तो ये दो जो है ये तो कॉमन है, ये सभी को पता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें स्पेसिफिकली जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। कैल्शियम जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, इस हाइड्रोजन गैस के साथ कैल्शियम के जो मेटल्स है, ठीक है, कैल्शियम मेटल उसके साथ स्टिक होकर फ्लोट करने लगता है, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड अगेन कैल्शियम के साथ अगर आप मैग्नीशियम देखो तो दूसरा जो मेटल है कैल्शियम के बाद कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखो तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर, बट कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ एंड मैग्नीशियम रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ। तो ये जो पॉइंट है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर एंड स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, producing hydrogen gas in both the cases, then this becomes important. And अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आता है हमारे एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। तो ये 3 मेटल्स ऐसे हैं जो ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम एंड वी गेट द सेम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो यू हैव टू कैटेगराइज दिस इन दिस 3 फॉर्मेट, 3 फॉर्मेट में आपको कैटेगराइज करना है और इसको याद रखना है कि कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कौन से मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड कौन से मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जिसमें से कैल्शियम और मैग्नीशियम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं और क्यों फ्लोट करते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस में। तो कैल्शियम के केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है और मैग्नीशियम जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होता है, तो जिसमें हम देखेंगे कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है
तो यूजुअली हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो सभी के सभी मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, एंड उसका रीजन ये है क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, नाइट्रिक एसिड क्योंकि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। दैट्स व्हाई जब भी मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी एंड हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन ऐसे दो मेटल्स है जैसे कि मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि मैग्नीशियम और मैग्नीज ही रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, और वो भी बहुत ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड वी गेट हाइड्रोजन गैस इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्वा तो एक्वा का फॉर्मेशन पूछा गया है कि एक्वा इज किससे बना होता है, जिसको हम रॉयल वाटर कहते हैं। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फिर इसका रेशियो पूछा जाता है, तो इसका रेशियो होता है 3:1। एंड एक्वा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक फ्यू रीएजेंट है दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, सो यू कैन गो थ्रू दिस ऑल्सो, राइट। बात जो नेक्स्ट एक्टिविटी है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट वी कैन सी ऑन दिस पेज नंबर, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सोल्यूशन। तो मेटल जैसे कि आयरन है, आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, एंड कॉपर सल्फेट हमें पता है उसका कलर ब्लू होता है। व्हेन वी पुट आयरन इनटू इट, तो जो कॉपर है, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड कॉपर विल गेट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, एंड जो ब्राउन कलर का जो आपका सॉल्यूशन है दैट विल फॉर्म ऑन द कॉपर जो है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है ऑन द आयरन नेल। ओके, तो दिस इक्वेशन से, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ओके, अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। इसको याद रखने के लिए एक टेक्निक है जो कि है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। कॉपर मर्क्यूरी जो है वो सिल्वर और गोल्ड को चुराने ले गए, राइट। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। जो कैन डायरेक्टली गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो पहली यहाँ पे गिवन है फिजिकल नेचर जो है उसका, देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आयोनिक कंपाउंड है, और हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। तो आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टीज और कोवेलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि विच कंपाउंड, वेदर आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो होता है वो स्ट्रांग होता है और इसके पीछे क्या रीजन है, राइट। और एक जो अनदर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ऊपर पूछा गया है कि जो कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमें पता है कि दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड वी नो दैट जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो व्हाई दिस इज सो, क्यों आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर हम उसको कहते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स को हम वो कंडक्ट नहीं करते। तो वी नो उसका रीजन या फिर उसका जो आंसर है वो ये है कि आयोनिक कंपाउंड्स क्योंकि आयन से बनते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जब होते हैं तो दे आर नॉट द गुड कंडक्टर्स, बट आयोनिक कंपाउंड्स एक्वा स्टेट में जाते हैं, जब मॉल्टन स्टेट में होते हैं तब वो आयंस फॉर्म करते हैं H+ एंड Cl-, एंड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो आयोनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगेन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अकरेंस ऑफ मेटल, किस तरह से एक्सट्रैक्शन हम करते हैं मेटल्स का। हमें पता है मेटल्स जो है वो ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जितने भी मेटल्स है, देखिए इसको अगेन 3 कैटेगराइज में डिवाइड किया है, दैट इज हाई रिएक्टिव मेटल्स, मीडियम रिएक्टिव मेटल्स एंड लो रिएक्टिव मेटल्स। तो इस चार्ट से ही हम इसको समझ सकते हैं। मेटल्स जो है वो ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, जिसमें जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, जो इंप्योरिटीज होती है उसको हम रिमूव करते हैं ओर्स में से, राइट। इसमें फोर्स फ्लोटेशन को यूज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर के यूज से उसको रिमूव किया जा सकता है।
देन मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन से आप गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं। इसके अलावा जब हमने गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया है तो जो मेटल्स होते हैं वो अभी हमें जो मिलते हैं दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट ओर्स और दैट कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर्स। आप देख सकते हो कार्बोनेट ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स को अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो हमें उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। वैसे ही अगर सल्फाइड ओर्स है, सल्फाइड ओर्स को अगर हम एक्सेस ऑफ एयर में मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अगर स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। इन दोनों प्रोसेस में हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो मिलते हैं हमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, तो हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे उसमें से। सिमिलरली जो सल्फाइड ओर्स है उसको रोस्टिंग प्रोसेस से अगर हम करते हैं तो हमें फिर से ऑक्साइड्स मिलते हैं। इस तरह से हम हाई रिएक्टिव मेटल को ऑक्साइड्स फॉर्म में लेके आएंगे, मीडियम रिएक्टिव को ऑक्साइड्स में लेके आएंगे एंड लो रिएक्टिव को भी हम ऑक्साइड्स में ला सकते हैं। अब ये जो ऑक्साइड्स है, जो हमारे मेटल ऑक्साइड जो हमें मिलते हैं फ्रॉम दी ओर, इसको अगर हम किसी हाई रिएक्टिव रीएजेंट के साथ अगर ट्रीट करें तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो जो आपका लो रिएक्टिव मेटल है उसको डिस्प्लेस कर देगा एंड इन दिस वे हमें जो मेटल है दैट वी कैन गेट फ्रॉम द ऑक्साइड्स एज वेल। तो इस तरह से नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होती है ऑक्साइड से मेटल्स में करना, उसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे जो कि डेफिनेटली जो भी आपका ऑक्साइड है उससे ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो मेटल होगा उसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे एंड जो भी फिर हमें मेटल मिलेगा वो फिर भी उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम प्योरीफिकेशन के मेथड करेंगे, रिफाइनिंग जो हम बोलते हैं, राइट। तो प्योर फॉर्म में उसको लेके आएंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ये सब तो इस तरह से ये सब प्रोसेस है जिसमें हम ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो मेथड है वो फॉलो करते हैं, राइट। तो जो भी हमने इस चार्ट में डिस्कस किया है इसी का डिटेल्स में आपको आगे मिलेगा कि किस तरह से डिफरेंट ओर से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो सिनाबार है जो कि आपके मर्क्यूरी का ओर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यू कैन से सिनाबार इज देयर HgS इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। तो इस तरह से आपको मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलती है। तो ये दो इक्वेशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन गो थ्रू दिस बोथ द इक्वेशंस फ्रॉम हियर। एंड नेक्स्ट जो इस पर्टिकुलर इसमें इंपॉर्टेंट है वो है थर्मिट रिएक्शन। तो थर्मिट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो प्रैक्टिकल यूजेस है जैसे कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वी नो दैट रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए जो थर्मिट रिएक्शन है इसको यूज करते हैं। इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि थर्मिट रिएक्शन जब होती है इट इज वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड यहाँ पे जब आपको मेटल मिलता है तो मेटल जो है हमें सॉलिड फॉर्म में ना मिलके मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो थर्मिट रिएक्शन में क्योंकि मेटल हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है तो इस मोल्टन स्टेट में जो हमें मेटल मिलता है इसको यूज किया जाता है रेलवे ट्रैक्स में ज्वाइन करने के लिए, दो ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो आपको ये जो MnO2 की जो रिएक्शन है जिसमें हमें मैग्नीज Mn लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है और आयरन ऑक्साइड की ये जो रिएक्शन है जिसमें हमें आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है, मतलब मोल्टन स्टेट में मिलता है, दोनों इक्वेशंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे जो रिफाइनिंग वाला हमें यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये एक्टिविटी गिवन है किस तरह से हम जो इम्प्योर हमने मेटल देखा था जब हम ऑक्साइड्स को रिमूव, ऑक्साइड में से मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है और ये जो इम्प्योरिटी यहाँ पे रह गई है इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं इसको हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है जहाँ पे हम कैथोड और एनोड को यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड। जो भी हमें इम्प्योर मेटल हमें जिस भी इम्प्योर मेटल को हमें एक्सट्रैक्ट करना है उस इम्प्योर मेटल को हम यहाँ पे एनोड पे रखते हैं और जो उसी का जो प्योर फॉर्म है, जैसे यहाँ पे हमने इम्प्योर कॉपर जो है उसको एनोड पे रखा है और कॉपर का प्योर फॉर्म जो है उसको हमने कैथोड पे रखा है। तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड है दैट इज प्योर कॉपर हमने यूज किया है और एनोड पे जो जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है उसको हमने रखा है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो द सोल्यूशन ऑफ द सेम मेटल। तो जैसे कि यहाँ पे हमें कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जो हम सोल्यूशन यूज करेंगे दैट विल बी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो यू कैन सी कि एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने यूज किया है। तो इसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है इसमें जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट है इसमें जो CO2+ है एज इट इज पॉजिटिव चार्ज ये कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा।
राइट। अब यहाँ पे जो Cu2+ की कमी हो गई है आपके सॉल्यूशन में, इस कमी को फुलफिल किया जाएगा फ्रॉम योर इम्प्योर कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एनोड पे जो कॉपर है, ये कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टू द कैथोड एंड इट विल कम इनटू द सॉल्यूशन, राइट। सो अगर आप ओवरऑल इसको देखो तो एनोड पे जितना भी कॉपर है दैट इज गेटिंग इनटू द सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन से वो कैथोड के पास जा रहा है, और जितना भी यहाँ पे कॉपर है दैट ऑल द कॉपर इज गेटिंग अवे फ्रॉम एनोड एंड गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। एंड जो भी इम्प्योरिटी है दैट इम्प्योरिटी स्लोली एंड स्लोली विल कम एंड सेटल डाउन एट द बॉटम, जिसको हम कहते हैं एनोड मड, जो कि हमारी इम्प्योरिटीज है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो भी यहाँ पे कॉपर है उस कॉपर को हमने प्योर फॉर्म जो है हमारा कैथोड वहां पे डिपॉजिट कराया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि दिस प्रोसेस इज हैपनिंग व्हेन वी आर पासिंग द करंट इनटू इट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे अटैच किया है। ओके, सो इस तरह से हम इम्प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं, रिफाइन करके प्योर फॉर्म में ले जा सकते हैं। दिस इज द लास्ट प्रोसेस जहां से हम प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल कर रहे हैं। ओके, आफ्टर दैट कोरोजन से रिलेटेड जो एक एक्टिविटी हमें गिवन है, ये एक्टिविटी बहुत बार आ चुकी है कि 3 स्टेट्स हमें 3 टेस्ट ट्यूब गिवन है, कौन से टेस्ट ट्यूब जो है उसमें सबसे ज्यादा कोरोजन होगा वो दिया है। तो हमें पता है जो कोरोजन के लिए या फिर रस्ट फॉर्मेशन है उसके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला ऑक्सीजन दैट इज एयर एंड दूसरा मॉइस्चर। तो तीनों एक्टिविटी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। पहले वाली इसमें हमने जो आयरन नेल है उसको एयर भी दी है, मतलब एयर के कांटेक्ट में भी है और वाटर के कांटेक्ट में भी है। सेकंड इसमें अगर हम देखें तो ये वाटर के कांटेक्ट में है लेकिन एयर के कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि हमने बीच में एयर और वाटर के बीच में ऑयल जो है उसे पुट किया है। अगर हम थर्ड इसमें देखें तो थर्ड इसमें एयर है एंड अगेन देर इज नो वाटर बिकॉज देर इज वी हैव पुट देयर ड्राइंग एजेंट। जो यहाँ पे ड्राइंग एजेंट है वो है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी मॉइस्चर है वो उस पूरे मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इट इज अ ड्राइंग एजेंट। तो यहाँ पे ना सिर्फ ड्राई एयर है और कोई मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम तीनों टेस्ट ट्यूब को कंपेयर करें तो यहाँ पे उसको पानी नहीं मिल रहा है, देयर इज नो वाटर ओवर हियर। In this second, in the B test tube, there is no air in contact with the nail, and in the first test tube there is air also and water also. सबसे ज्यादा रस्टिंग की प्रोसेस कहाँ पे होगी, तो that will happen in the A. Okay, so इस तरह से क्वेश्चंस जो है इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और रस्टिंग को मतलब कोरोजन की जो प्रोसेस है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो जो टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग क्या होती है। तो गैल्वेनाइजेशन हमें पता है कि जिंक की लेयर बनाई जाती है। एनोडाइजिंग क्या होता है, तो एल्यूमिनियम की लेयर हम पुट करते हैं ऑन योर मेटल। देन नेक्स्ट जो है एलॉय। एलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि एलॉयज को हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज एलॉय। तो एलॉय जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉयज के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, जैसे कि निकल और क्रोमियम जो है ये स्टेनलेस स्टील का एलॉय है, राइट। देन अनदर जो है कि मर्क्यूरी का जो एलॉय है उसका नाम है एमलगम। देन ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन, राइट। तो इस तरह से जो आपके एग्जाम्पल्स है वो आपको याद रखने हैं। अगेन 1 और 2 मार्क्स के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो 22 कैरेट गोल्ड मतलब कितना परसेंट गोल्ड होता है 24 कैरेट गोल्ड के अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड होता है 22 कैरेट गोल्ड के अंदर, कितना परसेंटेज ऑफ गोल्ड प्रेजेंट होता है इन 18 कैरेट गोल्ड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू do it. So that's it from this lesson. In the next video we are going to discuss lesson number 4, important topics from the lesson and all the activities of NCERT. Thank you.